इरफान भाई क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसको सारा देखना पड़ेगा ओवरऑल। जैसे मैंने पहले भी शायद हमारी बात हुई थी इस टॉपिक पे कि इसकी सिलेक्शन के पीछे काफी बाइफिकेशन आ रही है। कुछ हेल्म ऑफ अफेयर को जो लोग समझते हैं वो कह रहे हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब थी और इस हवाले से हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब किसी क्रिकेटर को देनी चाहिए या किसी ऐसे बंदे को देनी चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात को सिर्फ देखता और इसे मैनेज कर सकता हो। प्रेसिडेंट हमारे पास ऑलरेडी इसके काफी अवेलेबल है। अच्छा, अब दूसरी पार्ट जिसके ऊपर जो आपका था कि इसको तनाजात क्यों बनते चले जा रहे हैं, उसके पीछे आपके सामने एक पूरी चेन है, एक सीरीज है इश्यूज की। कि पहले हमें आया कि जैसे ही टीम अनाउंस की गई, टीम के ऊपर बहुत डिस्कशन हो रही थी कि किन प्लेयर्स को होना चाहिए, किन को नहीं होना चाहिए। जैसे आपने इंट्रो में कहा कि फखर जमान एक आपका ऐसा इम्पैक्ट प्लेयर था कि जब भी वो खड़ा होता है आपका बड़े मैच का प्लेयर था, मैच जिताता है, उनको नहीं रखा गया। आजम खान के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, बिल्कुल राइटली हो रही है कि एक उनकी फिजिक का जो इशू है, हमें नजर आता है कि फिटनेस के उनके इश्यूज है। और उन्होंने पीएसएल हमारी सबसे बड़ी कमोडिटी है, उन्होंने तीनों सीजन के अंदर कभी कभी उसमें भी कीपिंग नहीं की। तो आप उनको क्या आया रिप्लेस किसके साथ कर रहे हैं? पहले तो ये खुद कंफ्यूज थे। जो चेयरमैन कमीशन की कमेटी थी मोहम्मद वसीम से मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा तो उन्होंने कहा कि जी हमने इसको एज ए विकेट कीपर देखा। तो क्या अगर विकेट कीपर के तौर पे आप देखते हैं तो क्या आप सरफराज से उनसे कंपेरिजन बनता है? बिल्कुल नहीं बनता। दूसरे पार्ट पे अगर आप देखें तो आपकी ऑप्शन क्या नजर आती है? निशान अशरफ थे, उसमें बड़ी अच्छी बैटिंग करता है, फिटनेस भी बड़ी अच्छी है, आप उसको कंसीडर कर सकते थे। फिर अगर आपने मिडिल ऑर्डर को टारगेट करना है, लेट्स अज्यूम कि आपके पास क्या आपकी ऑप्शन आती हैं। आपने आसिफ अली को लिया, फुजदिल शाह को लिया, हमने देखा है कि ये डोमेस्टिक में तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे इंटरनेशनल सर्किट में आते हैं चाहे वो प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते या दूसरे रीजन है वो परफॉर्म नहीं कर पाते। अच्छा, फिर आपने देखना पड़ेगा आपके मैचेस कहाँ पे हो रहे हैं। यूएई की कंडीशन के अंदर हो गए हैं। इस नंबर के ऊपर ऐसा कौन सा बैट्समैन जो सबसे सूटेबल हो सकता है? मेरी नजर में सब इससे एग्री करेंगे, वो सिर्फ शोएब मलिक है। अगर ये हमारे मैचेस ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में हो रहे हो तो बिल्कुल सबसे पहले मैं होऊंगा जो कहूंगा कि शोएब मलिक की जगह नहीं बनती। बट अगर यूएई की कंडीशन के अंदर हम बात करेंगे, एज ए फिनिशर के रोल की बात करेंगे, तो मेरा ख्याल है ये एक बिल्कुल राइटली डिसीजन होना चाहिए था कि उनको चांस देना चाहिए था। इसी तरह बॉलिंग के अंदर भी हमें बड़े प्रॉब्लम नजर आए। बॉलिंग के अंदर देखा कि वहाब रियाज एक ऐसा नाम है जो सीजन भी है, एक्सपीरियंस भी रखते हैं। अच्छा, मैं इरफान भाई बॉलिंग पे थोड़ी देर में, इसमें बहुत ज्यादा चीजें चूंकि मिडिल ऑर्डर के बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं हम, चाहे वनडे हो, टेस्ट हो या फिर T20 हो, हम बड़े क्राइसिस से। बॉलिंग पर भी आता हूँ। इरफान ये बताएं कि जो कोचेस का जिक्र हो रहा है उसमें कुछ फॉरेन कोचेस की बात हो रही है। अभी शोएब ने कहा कि अभी खेलने दें, बेहतर है कि आप मॉनिटर ला के लगाएं तो कैप्टन को ही अथॉरिटी दें। आपको लगता है कैप्टन को अथॉरिटी इस वक्त मिलेगी? देखें, कैप्टन के अंदर भी हमने जैसे बात की, अभी न्यूज आपने भी सुनी होगी कि शायद टेस्ट के अंदर इनको चेंज किया जा रहा है और टेस्ट में मोहम्मद रिजवान का नाम आ रहा है। बट मेरा तो ओपिनियन ये है और जो मेरे सोर्सेज हैं उसके मुताबिक ये है कि शायद बहुत जल्द कुछ मंथ के अंदर आपको ओडीआई और T20 के अंदर भी ये कैप्टन नजर नहीं आ रहे। अगर अनफॉर्चुनेटली गॉड फॉरबिड अगर हम T20 वर्ल्ड कप हार गए तो आई एम डैम श्योर उसके बाद आपका कैप्टन भी चेंज हो जाएगा, ये कैप्टन नहीं रहेंगे। और रिजवान की जहाँ तक बात करें, और मुझे अगले तीनों फॉर्मेट के अंदर ये नजर आ रहे हैं। और जहाँ तक उसकी बात करें, कोचेस की बात की आपने, एक चीज तो कंफर्म है जो 100% है कि आपका फॉरेन कोच होगा, क्योंकि डोमेस्टिक कोच के जो पाकिस्तानी कोच है उसके कई मसले मसाइल हैं। जो फीडबैक हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नजर आ रहा है कि वो नेपोटिज्म का शिकार हो जाते हैं, फेवरेटिज्म की तरफ चले जाते हैं, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट को चीज बहुत डेंट करती है। खासतौर पे ये जो लास्ट दोनों कोचेस गए, इनके टाइम पीरियड के अंदर भी क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचा। इनका जो स्टेट ऑफ माइंड था, जो अप्रोच थी प्लेयर्स के साथ, जो मुख्तलिफ तनाज़ात हमारे सामने नजर आए, वो बड़े ही अनफॉर्चुनेट और बड़े ही सैड सारी सिनेरियो है। इसी तरह मिकी आर्थर के टेनओवर में हम बड़ा अच्छा चल रहे थे, बड़ी इंप्रूवमेंट आ रही थी कंटिन्यूसली। फिर 2 नंबर T20 की नंबर 1 टीम भी बने, सरफराज और मिकी आर्थर के कॉम्बो से जीती। जी जी, तो ये सारे जिस रास्ते से ये लोग आए उसी रास्ते से चले गए। बट अभी मेरा ख्याल है कि 2-3 कोचेस जिस तरह का जिक्र किया जा रहा है कि पीटर मॉरिस हो या टॉम मूडी का नाम है, लेकिन मेरा अपना मानना यह कि एंडी फ्लार को कंसीडर करना चाहिए, लेकिन वो शायद अभी नहीं इंटरेस्टेड। दूसरा नाम गैरी क्रिस्टन है। किसी तरह पाकिस्तान बोर्ड को चाहिए, जमीर राजा को चाहिए कि उनके साथ बात करके ऐसा बंदा ले आए तो शायद आपकी क्रिकेट बेहतर हो जाए। अगर इसी तरह के फिर दोबारा लोग आ जाएंगे तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। मुझे आपका भी शॉर्ट सा व्यू चाहिएगा, फिर मैं जरा ब्रेक पर जाऊंगा, लेकिन वापस आऊंगा तो अब जरा बात करूंगा। इरफान भाई, ये जो बात कर रहे हैं काशिफ शबीर साहब कि एक तो इंस्टीट्यूशन और फिर जो अपनी स्किल्स हैं या अपनी जो खासियत है वो
ट्रांसलेट होनी चाहिए और उसका कोई प्रैक्टिकल हल दिखना है। मैं इरफान भी एक छोटे से कंपैरिजन ये करना चाह रहा था कि एक लंबे अरसे से रोहित शर्मा भी बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पा रहा था, लेकिन एक ऐसी जगह पर उसने खेली जहां पर सारी टीम का मोराल बैठा हुआ था और एक मैच पहले वो बुरी तरह से हारे थे। इंडिया तकरीबन आउट क्लास कर दिया था इंग्लैंड ने अब हर उसमें, लेकिन क्या उन्होंने कमबैक किया और ये पहली बार नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी सेम उन्होंने रिपीट किया था। हम क्यों नहीं ऐसी परफॉर्मेंसेस दे पाते? और नहीं, उसमें जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है कि जो स्ट्रक्चर की पहले आप बात कर रहे थे, स्ट्रक्चर हमारे सिस्टम में है ही नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है कि आप देखेंगे कि कोई भी जब अदारे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें बंदों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। हमारा अनफॉर्चुनेट ये चीज है कि जब भी कोई चेयरमैन या बोर्ड के बंदे चेंज होते हैं, मैनेजमेंट नहीं आती है, वो पूरे का पूरा सिस्टम को रीडू कर देते हैं। वो अपने बंदे, अपना सिस्टम, अपना क्राइटेरिया लेके आते हैं। जैसे आप सबसे बेसिक चीज ले ले, किसी भी अदारे की जो सबसे बेसिक जिस्ट होती है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। किसी नहीं कहता कॉन्स्टिट्यूशन कितनी दफा चेंज हो चुका है। तो बाकी चीजें जो स्ट्रक्चर है उनके अंदर तो हम जब बात करेंगे तो एक बड़ी लंबी डिबेट है, वो तो खत्म होने वाली नहीं है। अब जैसे खान साहब का विजन की बात करें, उनका विजन है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, रीजनल क्रिकेट होनी चाहिए। आप उसको भी ये इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रही है नई मैनेजमेंट। चले अगर वो प्रॉपर फुली हो जाती, 192 के लड़कों का एम्बिट आपके पास आ चुका है, जो डिपार्टमेंट से आपने कहने के स्क्वीजिंग करके आपने ये लड़के निकाले। अब उन 192 के अंदर से आपने काम लेना था, वो भी नहीं ले पा रहे आप। अच्छा, फिर दूसरी तरफ आपने जैसे बात कर रहे थे कि आप लोग के इंडिया की ये दूसरी मिसालें दे रही थी, उन्होंने 1-2 साल में नहीं हुआ, ओवरनाइट नहीं हुआ। वो कम से कम उनको 20-20, 25-25 साल हो गए एक सिस्टम को बनाते हुए, उसको लेके चलते हुए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि रमीज राजा अगर ये चीजें अपने माइंड में क्लियर हैं, अगर वो समझते हैं तो पॉसिबल है। अगर उनके माइंड में जरा भी एम्बिग्युइटी हुई या वो वीक पड़े, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह ये पहले जितने भी हमारे चेयरमैन आए हैं 2 साल 2.5 साल काम करने के बाद, उसके बाद उनके कहीं हमें नजर नहीं आता और अदारा इसी तरह। अच्छा इरफान भाई, एक चीज जरा इसमें और ऐड करें, मैं पहले इरफान भाई से फिर आपकी तरफ भी। मैं लास्ट प्रोग्राम में भी एक बात हो रही थी, तो सीनियर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एंकर्स हमारे साथ मौजूद थे। लीना और नसीम भाई ने एक बात कही थी, नसीम राजपूत, उन्होंने ये कहा था कि हमारे यहाँ T20 को मयार बना लिया है, उन्होंने PSL से सिलेक्शन हो रही है और आपने धानी को उठाया PSL से, T20 से डाल उसको टेस्ट स्क्वाड में दिया और जाहिर टेस्ट में भी अभी जगह उसकी बन नहीं रही थी। मैं बिल्कुल इसी तरफ आने लगा था, मैं इसी तरफ आ रहा था कि आपकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। कामरान गुलाम जिसने 37 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया, उस बेचारे को किधर है? अब्दुल्ला सर उसको साथ लेके बाहर बिठा दिया, उसको आपने टीम के साथ लेके सैर करा रहे हैं। वो परफॉर्म करे फिर जरूर लेके आए। धानी PSL का बेस्ट बॉलर था, T20 में परफॉर्म किया, आप उसको इंडक्ट किधर कर रहे हैं? टेस्ट मैच के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई परफॉर्मेंस जो लड़का नीचे दे रहा है उसको किस मेरिट पे आपने सेलेक्ट किया और किस मेरिट पे बाहर निकाला। सरफराज की मिसाल ले लेते हैं हम कि सरफराज आपका 2 साल 3 साल आपका कैप्टन रहा, आपको चैंपियन ट्रॉफी जिताई, आपने पहले टीम से बाहर किया, कैप्टनसी से सैक किया, फिर टीम में लेके जाते रहे। खिलाए बगैर आप किसी प्लेयर को कैसे बाहर निकाल सकते यार? आपने बात जो की है ना इरफान भाई, मैं चाहूंगा इस पे थोड़ी सी हम और करें, चूंकि वक्त की कमी है। काशिफ भाई मुझे इस पे व्यू दें। इरफान ज़हीर साहब ये बताएं, हम फ़खर जमान को कैसे प्लेस करें? शर्जील को हमने अभी तक वनडे में टेस्ट नहीं किया, उसको कैसे प्लेस करें? क्या बाबर रिजवान ही बेहतर चॉइस है? चूंकि ये जब शुरू में खेलते हैं तो इनकी थोड़ी एवरेज बहुत, बल्कि एवरेज का स्ट्राइक रेट कम है और 10 ओवरों के बाद स्ट्राइक रेट जनरेट करते हैं, तो पहले 10 ओवर तो हमारे फिर बहुत ज्यादा आगे पीछे हो जाएंगे। अच्छा, आप अगर स्टैट्स उठा के देखें तो 99% आप मैचेस के अंदर देखेंगे कि जिन टीम्स ने पावर प्ले के अंदर 60 या 70 का रन स्कोर किया है वो मैच जीती है। आप इसकी पूरे पीरियड जितनी जब से T20 क्रिकेट स्टार्ट हुई है आप उसके स्टैट्स देख लें। बाबर और रिजवान का प्रॉब्लम ये है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनका स्ट्राइक रेट पहले 100-110 तक रहता है, फिर ग्रेजुअली इंप्रूव करके जो बाबर है 125 तक आते हैं। रिजवान थोड़ा सा और इनहेंस करते हैं, रिजवान 135-140 तक स्ट्रेच कर देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज आपको समझनी होगी कि T20 क्रिकेट के अंदर इम्पैक्ट प्लेयर वो है जिसका स्ट्राइक रेट 170 अबव हो। ये आपका नहीं चल सकते। टीम का दोनों पिलर है, ये हम चीज मानते हैं, बेस्ट बैट्समैन है हम मानते हैं, लेकिन आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते अपने मेन जो प्रॉपर आपके जेन्युइन ओपनर थे उनको बाहर करके सिर्फ इस वजह से कि ये दोनों खेले। बिल्कुल किसी तरह जस्टिफाई नहीं कर सकते।